अमल में टेंस की जानकारी दूंगा, जिसमें विशेष रूप से आप सभी लोगों को आपके स्तर की जो चीज़ें हैं, आप सभी लोगों को सभी टेंसों की जानकारी होनी चाहिए। उसकी पहचान क्या है, उसको किस तरीके से संजोते हैं, कर्ता, क्रिया और कर्म। तो सबसे पहले आपको सारे जितने भी टेंस हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कितने टेंस होते हैं, उसमें सारी स्पेलिंग पहले सबसे महत्वपूर्ण है, सभी का आना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा टेंस मीन्स क्या होता है। काल या समय। टेंस 3 होते हैं। टेंस 3 फर्स्ट है प्रेजेंट, सेकेंड पास्ट और थर्ड फ्यूचर। प्रत्येक के चार प्रकार होते हैं। इसमें इसके भी 4 प्रकार होते हैं, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। सबसे पहले प्रेजेंट को हम लेते हैं। फर्स्ट है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 हो गए प्रेजेंट के। इसी तरीके से पास्ट के होंगे। अभी मैं आपको प्रेजेंट के बारे में बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताऊँगा, तो इसको नोट करना अनिवार्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट PRESENT INDEFINITE टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी स्पेलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी लोगों को इसको याद करना अनिवार्य है। अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्तमान अनिश्चित काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले आप लोगों को इसकी पहचान जानना आवश्यक है। इसकी पहचान क्या होती है? यह कार्य वर्तमान में होता है, लेकिन अनिश्चित होता है, ये निश्चित नहीं होता है। इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आदि शब्द आता है। इसके नियम हैं, इसको आप कैसे बनाएंगे।
एक लाइन में भी मैं आपको बताऊंगा लिख करके, और थोड़ा सा बृहद रूप में भी बताऊंगा। इस वाक्य में एक वचन कर्ता, अब एक वचन कर्ता क्या है, जिसको हम इंग्लिश में सिंगुलर नाउन कहते हैं। ही सी इट और नेम, ही सी इट और नेम, ये सिंगुलर है, एक वचन कर्ता। इस वाक्य में एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया यस या यस लगते हैं। तथा बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता में क्या क्या आएगा, आई, वी, दे, यू। बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया अपने मूल रूप में रहती है, यानी मूल रूप मतलब फर्स्ट फॉर्म में रहती है। ध्यान से देखना, इस वाक्य में एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर नाउन ही सी नेम में मुख्य क्रिया में यस या यस लगाते हैं, तथा बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता आई, वी, दे, यू के साथ मुख्य क्रिया अपने मूल रूप में रहती है। अब इसको समझाएंगे कैसे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, जिसको हम मुख्य क्रिया कहते हैं, मेन वर्ब में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब का, ये हो गया कर्ता, ये मुख्य क्रिया, और ये कर्म। इसको उदाहरण दूंगा मैं आपको, ध्यान से देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम बाजार जाता है। अब यहाँ आपको देखना है कि कर्ता, जो मेन कार्य करने वाला व्यक्ति है, ये कर्ता यानी सब्जेक्ट इसको कहते हैं। अब ये देखना है कि ये किस वचन में, अभी हमने बताया एक वचन कर्ता ही, सी, इट और नेम जो होता है वो एक वचन होता है, जिसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। राम, अब हमने बताया था कि एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, मेन, यानी वो होता है। अब इसमें एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईस लगाते हैं, तो यहाँ पर यस, क्योंकि लास्ट में वो वोवेल है इसलिए ई एस लगाएंगे। अगर कॉन्सोनेंट्स होता तो केवल यस लगाते। राम गोज टू मार्केट। अब आप बहुवचन में देखिए, तुम बाजार जाते हो। अब यहाँ पर देखना है कि सब्जेक्ट आपका इसमें है बहुवचन यू, और हमने बताया कि बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया अपनी मूल रूप में रहती है। तो यू, अब मूल फर्स्ट फॉर्म है गो, यू गो टू मार्केट।
अंडरस्टैंड? ये हो गया सिंपल सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव कहते हैं। अब इसमें नेगेटिव बनाना है, नकारात्मक पक्ष, तो आप कैसे बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस को हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। हिंदी में नकारात्मक वाक्य। अब इसके लिए सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट मीन्स करता प्लस डू नॉट या डज नॉट। डू नॉट सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट। यानी आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू नॉट, और सिंगुलर है तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी यह अपने मूल रूप में रहेगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी आपको नकारात्मक वाक्य बनाते समय अर्थात नेगेटिव वाक्य बनाते समय कर्ता हो गया सब्जेक्ट। अब इसी कर्ता के अनुसार सब देखेंगे कि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो डज नॉट, और ये प्लूरल है तो डू नॉट। और इन दोनों में, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, जैसे तुम पतंग नहीं उड़ाते हो। तुम पतंग नहीं उड़ाते। अब आपको देखना है कि सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल। तो तुम की अंग्रेजी हो यू। अब यू आपको बताया था यू बहुवचन है, प्लूरल। तो इसके साथ हम लगाएंगे डू नॉट। यू डू नॉट। अब मेन वर्ब क्या है आपका, उड़ाना। उड़ाने की इंग्लिश है फ्लाई। यू डू नॉट फ्लाई। क्या नहीं उड़ाना है, पतंग, फ्लाई द काइट। सिंगल नाउन देखें, राम पतंग नहीं उड़ाता है। अब राम देखेंगे कि ये सिंगुलर है, राम एक वचन करता है। इसके साथ क्या लगाना है, डज नॉट। राम डज नॉट फ्लाई द काइट। अंडरस्टैंड? ये था नेगेटिव सेंटेंस। अब आपको सिंपल इंट्रोगेटिव बताते हैं। इंट्रोगेटिव को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो भी दो प्रकार का, टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट एस आर नो, सेकेंड डब्ल्यू एस टाइप। एस आर नो में क्या होता है कि जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं, क्या से प्रारंभ होने वाले, जैसे क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं गाना गाता हूँ, क्या मैं पतंग उड़ाता हूँ, क्या तुम बाजार जाते हो। तो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य को एस आर नो कहते हैं। और जो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य, जो प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आता है, इसको हम डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन कहते हैं। जैसे राम बाजार क्यों जाता है, क्यों बीच में आ गया, तो उसको हम डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम आपको बताते हैं यस और नो क्या से प्रारंभ होने वाले बात, इंट्रोगेटिव। इसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसके नियम हैं, रूल्स जो है
यस और नो में पहले डज या डू, यानी कि आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट हो गया प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको ये शुरू करना है क्या से होने वाले, क्या से प्रारंभ होने वाले वर्ब, जैसे क्या, राम, पतंग उड़ाता है। अब यहाँ पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपको यहाँ लगाना है। क्या राम पतंग उड़ाता है। अब आप देखेंगे कि क्या सबसे पहले आया और इसका आंसर यस और नो में इसलिए कहते हैं क्या राम पतंग उड़ाता है, तो आप इसका आंसर यस या नो में भी दे सकते हैं। लेकिन इसका टॉन्सन बनाने के लिए आपको देखना है कि ये सब्जेक्ट आपका किसमें है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आपको डज लगाना है। डज राम, डज हो गया, डू या डज में से एक लिखना है आपको, फिर सब्जेक्ट हो गया राम, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, रन। डज राम फ्लाई, इसमें यस या यस नहीं लगता है, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लगता है। डज राम फ्लाई द काइट, यहाँ भी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन देना है। ये था सिंगुलर। अब प्लूरल का देखेंगे, क्या तुम पत्र लिखते हो, क्या तुम पत्र लिखते हो। अब यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। अब इसके साथ आप लगाएंगे टू, डू। ये यस और नो टाइप क्वेश्चंस में अब आप देखेंगे WS टाइप क्वेश्चंस। WS टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है, इसके रूल हैं व्हाई, वेयर, व्हाट। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हैं जो वाक्य के बीच में अगर क्या आता है तो व्हाट लगाएंगे, क्यों आता है तो व्हाई, कहाँ आता है तो वेयर। प्लस सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे अगर WS टाइप क्वेश्चन है तो जो वाक्य के बीच में आते हैं उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर कर्ता के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार डू और डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब फॉर एग्जांपल में देखेंगे तुम पतंग क्यों उड़ाते हो, यहाँ भी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन होगा, तुम पतंग क्यों उड़ाते हो। सबसे पहले बताया कि जो वाक्य बीच में आते हैं प्रश्नवाचक शब्द उसको सबसे पहले लिखते हैं व्हाई। आप सब्जेक्ट देखेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल, ये प्लूरल है इसलिए डू, फिर सब्जेक्ट यू, इसकी अंग्रेजी हो गई, फिर इसके अनुसार सहायक क्रिया डू या डज तो डू हो गया, फिर यू, इसी के अनुसार ये लगा हुआ है डू, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाई डू यू फ्लाई, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये फ्लाई मेन वर्ब है
मेन ट्वाइस द टाइम्स। मार्क ऑफ इंडिकेशन, ये था WH टाइप क्वेश्चंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के। वक्त बताऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको यह महसूस होगा कि ये कार्य लगातार कंटिन्यूएशन में है। इसमें इसकी पहचान आपको करनी होगी। ये ध्यान रखना होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कैसे पहचानते हैं इसको। इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अगला